डियर स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ओके, तो यहाँ पे जो है हमारा जो यहाँ पे सारणिक हमने स्टार्ट किया था टॉपिक, ये हमारा जो है इसके अंदर लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, और यहाँ से आपके 4 to 7 क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो नियरली आप 18 मार्क लेकर के चलिए कि 18 मार्क आपका डिटर्मिनेंट से ही पूछा जाता है। ठीक है, और मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों की यदि हम बात कर लें तो यहाँ पे आपको जो है 1 to 2 क्वेश्चन आपके मैट्रिक्स से और 4 to 7 क्वेश्चन आपके जो है डिटर्मिनेंट से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो है यहाँ पे 7 to 9 नियर अबाउट 10 क्वेश्चन मान के चलिए, और यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन आपका 2.5 मार्क का होता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट, बिल्कुल इजी भी है और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अभी हमने जो है प्रीवियस वीडियोज़ लेक्चर के अंदर हमने जो है इसके अंदर लेक्चर नंबर 1 में तो यहाँ पे जो है ए इनवर्स के बारे में डिस्कस किया था। जो ए इनवर्स होता है ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, और ए हमारी जो है वर्गाव्यूह होना चाहिए, और वर्गाव्यूह होने के साथ साथ जो ए का डिटर्मिनेंट है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो ए इनवर्स की वैल्यू निकलेगी और किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल हो जाएगी। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी की। क्या है जो ए के इनवर्स है, इसकी जो प्रॉपर्टी है ये क्या है, ये हम सीखेंगे कि ये किस तरीके से वर्क करता है। क्या जो जिस तरीके से हमने एडजॉइंट ऑफ ए बी किया था उस तरीके से जो एडजॉइंट ऑफ ए बी है वो किस तरीके से ब्रेक होता है, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, प्रोडक्ट का एडजॉइंट निकालना है तो सिंपली हम बी का एडजॉइंट निकालेंगे, ए का एडजॉइंट अलग अलग निकाल के प्रोडक्ट कर देंगे, जो आएगा वो हमें एडजॉइंट ऑफ ए बी की वैल्यू मिल जाएगी। बट फिलहाल के लिए यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। यहाँ पे जो इनवर्स की प्रॉपर्टी है वो हम स्टडी करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1। क्या है जो इनवर्स की प्रॉपर्टी है, इसके अंदर हम स्टडी करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1 की। प्रॉपर्टी नंबर जो हमारी 1 है वो यही है। क्या है जो यही है, यहाँ पे 3 ले लीजिए। क्या है 3 ले लीजिए आपकी जो है समान कोटि की ए बी सी 3 जो है मैट्रिक्स है जिनकी जो कोटि है वो समान है, n क्रॉस n की है। ठीक है, और यहाँ पे जो है सबके डिटर्मिनेंट भी बोल दीजिए कि नॉन जीरो, और सी का भी डिटर्मिनेंट नॉन जीरो। ठीक है, अब जिसके अकॉर्डिंग वर्क होगा उसके अकॉर्डिंग हम ले लेंगे, क्योंकि जब यहाँ पे डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा तभी उसका इन्वर्स निकाला जा सकता है, अदरवाइज जो है नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा तब इसकी बात होगी, यदि डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा तो ये अपरिभाषित हो जाएगी, इसकी कोई भी वैल्यू नहीं निकल पाएगी। ठीक है, नॉन जीरो ये वैल्यू पहली यहाँ पे ये है कि जैसे कि आपने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए इंटू ए इनवर्स करें या फिर ए इनवर्स इंटू ए करें, ये हमें जो है आइडेंटिटी मिलता है। क्या है, यदि हम ए इंटू ए का इनवर्स करें या फिर जो है हम ए का इनवर्स इंटू ए करें तो ये हमें आइडेंटिटी मिलना चाहिए। यदि ऐसा है तो ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1 रही। ठीक है, दूसरी यहाँ पे जो है जैसा कि अभी आपने देखा कि एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ पे जो दूसरी प्रॉपर्टी है, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि a इंटू बी है, फिर इसका क्या किया गया है, इनवर्स किया गया है, तो ये आपका b इनवर्स इंटू ए इनवर्स से होगा। और ये जो है इनवर्स तभी निकल पाएगा जब b का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा। इस बात को हमने स्टार्टिंग में ही बोल दिया है, a का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, b का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, c का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। जिस तरीके से हमें ऑप्शन में प्रॉपर्टी मिलेगी उसका हम यूज यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने बता दिया है कि ए बी सी हमारी n क्रॉस n कोटि के आव्यूह हैं, और यहाँ पे a का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, b का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है और c का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, और a b c अपने आप में क्या है, एक मैट्रिक्स है। ठीक है, a इंटू ए का इन्वर्स करें या फिर a इन्वर्स इंटू ए करें, दोनों की सेम वैल्यू आएगी और किसके इक्वल आएगी, आइडेंटिटी मिलेगी। और in का मतलब ये n क्रॉस n की इकाई आव्यूह है। ठीक है, इकाई बोल दीजिए या फिर तत्समक आव्यूह बोल दीजिए। दूसरा ये है कि a इंटू बी का होल इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक, यदि हम यहाँ पे मेंशन ना करते तो हमें यहाँ पे मेंशन आगे करना होता।
फिलहाल के लिए हमने स्टार्टिंग में मेंशन कर दिया है, तो यहाँ पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तीसरी जो प्रॉपर्टी है, क्या है तीसरी जो प्रॉपर्टी है, मान लीजिए कि कोई स्केलर से हम मल्टीप्लाई कर दें, क्या है कोई स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे मान लीजिए कि k इंटू ए की पावर -1 है, क्या है k इंटू ए की पावर -1 है, तो यहाँ पे जो है हो जाएगा आपका 1/k इंटू ए का इनवर्स। क्या है k, क्या है हमारा स्केलर है, k हमारा जो है कोई कांस्टेंट है, कोई स्केलर है, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो जो k इंटू ए का इनवर्स होगा ये आपका 1/k हो जाएगा, क्योंकि k की पावर -1 दैट मीन्स ये 1/k लिखी हुई है, 1/k इंटू ए का इनवर्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे बाई में क्या आ गया, क्या है यहाँ पे बाई में क्या आ गया, इसका मतलब जो है कंडीशन एक लगेगी, क्या कंडीशन लगेगी कि ये आपका 0 नहीं होना चाहिए। यदि ये 0 हो जाएगा तो इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, ये मीनिंगलेस हो जाएगा, क्योंकि बाई में 0 आते ही वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। इन्फिनिटी ना तो आपका कोई पॉइंट है ना तो कोई नंबर है। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पे क्या किया गया है कि k की जो कंडीशन है वो सिर्फ ये डाली गई है कि k आपका 0 नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 3 प्रॉपर्टी आपने स्टडी कर ली, क्या है 3 प्रॉपर्टी आपने जो है स्टडी कर ली है। अब यहाँ पे जो है जो हमारी चौथी प्रॉपर्टी है वो हम स्टडी करते हैं, जो कि आपकी इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए कि आपको कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है फिर इनवर्स है, तो आप क्या करेंगे। चौथी प्रॉपर्टी ये है कि मान लीजिए कि ए का ट्रांसपोज है फिर आपका इनवर्स लगाया गया है, तो इसकी जो वैल्यू होगी पहले तो आप इनवर्स निकाल दीजिए फिर आप ट्रांसपोज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सेम वैल्यू आपकी मिलेगी। पांचवी जो प्रॉपर्टी है, पांचवी प्रॉपर्टी ये है कि ए इनवर्स का यदि हम डिटर्मिनेंट करें या फिर जो है ए के डिटर्मिनेंट का हम इनवर्स करें, दोनों सेम बातें होंगी। क्या है, पहले तो हम ए इनवर्स निकालें फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालें, या फिर हम डिटर्मिनेंट निकाल के उसकी पावर -1, तो ये हो जाएगा 1/a का डिटर्मिनेंट। क्या है 1/a का डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये आपका पांचवी हो चुकी, 5 प्रॉपर्टी आपने स्टडी कर लिया है। ठीक है, अब छठी भी देख लीजिए, जो कि आपकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मान लीजिए आपको कोई मैट्रिक्स ए दे रखी है, ए देने के बाद उसका इन्वर्स किया गया और आपसे जो है इसका इन्वर्स फिर से बोल दिया जाए कि इसका इन्वर्स फिर से निकाल दीजिए, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको डायरेक्ट बताना है कि उसका जो आंसर आने वाला है वो जो दी हुई मैट्रिक्स है वो इटसेल्फ ही आ जाएगी, हमें कुछ भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ए इन्वर्स की पावर इन्वर्स इज इक्वल टू ए। सिमिलर प्रोसेस कैसे है, जैसे आपको परिवर्ताव्यूह था, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आपको इटसेल्फ मिल रहा था, सिमिलरली यहाँ पे इसी तरीके से क्या होगा, ए इनवर्स की पावर इनवर्स इज इक्वल टू ए मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 6 हो चुकी। 7वीं प्रॉपर्टी ये है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी भी 2x2 की मैट्रिक्स का आप डायरेक्ट इनवर्स से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ए आपको कोई मैट्रिक्स दे रखी है A B C और D, इन जनरल हम बात कर रहे हैं। इस तरीके से ए के प्लेस पे आपका कुछ भी हो सकता है, बी के प्लेस पे आपका कुछ भी हो सकता है, सी के प्लेस पे आपका कुछ भी हो सकता है, डी के प्लेस पे भी कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपकी मर्जी है या फिर सामने वाले की मर्जी है, वो क्या देना चाहता है, जो भी देना चाहता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे यदि ऐसा है तो जस्ट हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट चेक कर लेंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट की हमें ज़रूरत है और डिटर्मिनेंट इसका जो भी आएगा, ये हमारा यदि 0 नहीं आता है तो हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, और जो इसका इन्वर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, इसका जो इन्वर्स है ये आपका हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो लिख दीजिए। डिटर्मिनेंट क्या होगा, a इंटू डी माइनस बी इंटू सी, ये आपका हो जाएगा ए डी माइनस का बी सी, और यहाँ पे आपको एडजॉइंट ऑफ ए लिखना है। और एडजॉइंट ऑफ ए देखिए कैसे लिखते हैं, इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, ये जो a और d है इसको हम आपस में इंटरचेंज करेंगे, मतलब a के स्थान पे d रखेंगे और d के स्थान पे a रखेंगे। ठीक है, देखते जाइए, यहाँ पे हमने d किया, यहाँ पे हमने a किया। ठीक है, 2x2 की फिर से बनेगी, क्योंकि यहाँ पे 2x2 की है। ठीक है,
ये सिर्फ और सिर्फ जो ये रिजल्ट बताया जा रहा है, 7वां रिजल्ट, ये आपका सिर्फ और सिर्फ 2 कोटि की आव्यूह के लिए वैलिड है। 3x3 की मैट्रिक्स है तो ये वैलिड नहीं है, तब आपको इनवर्स फाइंड आउट करना होगा, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होगा और ए का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसकी जो वैल्यू होगी वो ए इनवर्स के इक्वल होगी, जैसा कि आपको इन जनरल पता है। बट यदि 2x2 की है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इसका यूज करना है और डायरेक्ट आंसर बताना कि ए इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको मिलेगा क्या, इसको आपने इंटरचेंज किया और जो ये हैं बी और सी जो कि डायगोनल के एलिमेंट नहीं है, विकर्ण के एलिमेंट ए और डी थे, विकर्ण के एलिमेंट को इंटरचेंज करना है और जो विकर्ण के एलिमेंट नहीं है इनको क्या करना है, माइनस से रिप्लेस कर देना है। तो ये आपका हो जाएगा माइनस का बी और जो यहाँ पे सी है ये माइनस के सी से, क्योंकि हमें माइनस से रिप्लेस करना है, डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज करना है, जो बच गया उसे माइनस से रिप्लेस करना है। हो गया आपका काम। तो इस तरीके से आपको ए इनवर्स की वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, एक क्वेश्चन देख लीजिए, इसके ऊपर डायरेक्ट आंसर बताते हैं कि क्या आने वाला है। क्या है कि जो इसका आंसर है वो क्या आने वाला है। देखिए ये फटाफट से नोट कीजिए और इम्पोर्टेंट है ये। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होगा, मीन्स ए m11 m12 m21 m22, वो निकालने के बाद c11 c12 c21 c22 ये निकालना होगा। तो ये आपका क्या होगा, टाइम लेगा और टाइम से बचने के लिए आप क्या करेंगे, जस्ट जो है इसके एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे। एक बात ध्यान रख लीजिए कि जो डायगोनल है, जो विकर्ण के एलिमेंट है, उनको आपको क्या करना है, इंटरचेंज करना है। मतलब जो ए है वो उसे डी करना है, जो डी है उसे ए करना है। करने के बाद जो बच गया उसे हम क्या कर देंगे, माइनस से रिप्लेस कर देंगे, दैट मीन्स माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे जो एलिमेंट बचा हुआ है उसमें। ठीक है, जो इंटरचेंज करेंगे उसमें कुछ नहीं करेंगे, उसको तो कर दिया जो भी करना था। ठीक है, यहाँ पे आइए, आप जो है क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन आपका ये है कि आपको a इज इक्वल टू दे रखा है 1 2 3 4, ये है आपका। और ये होने के बाद क्या है, क्वेश्चन ये है और ये क्वेश्चन का आपको क्या बोलता है कि इसका इनवर्स आप निकाल दीजिए। और इसका इनवर्स निकालने के लिए आपने देखा कि ये हमारी जो मैट्रिक्स है वो 2 कोटि की मैट्रिक्स है, 2 कोटि की है, उसका इनवर्स हमें निकालना है। और इनवर्स निकालने के लिए ये फार्मूला आपके पास पता होना चाहिए। और यदि ये फार्मूला आपको पता है तो यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। ठीक है, देखिए नहीं आएगी तो यहाँ पे इसको कर लेते हैं सोल्व। क्या है, इसको कर लेते हैं सोल्व। और सोल्व करने के लिए ये क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट हमें निकालना होगा। इसके डिटर्मिनेंट की यदि हम वैल्यू की बात करें तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, ये हो जाएगा 4 × 1 4 माइनस 3 2 जा 6, वैल्यू आएगी -2। डिटर्मिनेंट की वैल्यू -2 है, मतलब जो कि है हमारा नॉन जीरो है, तो इसका इन्वर्स हम निकाल सकते हैं। और निकाल सकते हैं तो वो पूछ रहा है कि निकाल के दिखाइए कितना आएगा। ठीक है, तो निकाल देते हैं। a का इन्वर्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट तो ये लिखा हुआ है AD - BC, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू -2। ठीक, अब यहाँ पे जो है जो वो लिखने की प्रोसेस है एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये क्या कर देंगे, इसको और इसको 1 और 4 को आपस में इंटरचेंज, तो 1 के स्थान पे 4 रखेंगे, 4 के स्थान पे 1 रखेंगे। 2 और 3 बच गया, इसको क्या कर देंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देंगे। ठीक है, और नेगेटिव होता तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस से हमने रिप्लेस भी कर दिया और रिप्लेस करने के बाद यहाँ पे जो है ये जो आ गया यही आपका क्या है, इनवर्स की वैल्यू है। और सिंप्लीफाई आप करना चाहते हो और सरलीकरण इसका करना चाहते हो तो आप क्या करेंगे, आप जो है इसके हर एक एलिमेंट में बाई -2 कर दीजिए। ये हो जाएगा 4 अपॉन -2 और ये हो जाएगा -2 अपॉन -2 और ये हो जाएगा आपका -3 अपॉन -2 और फिर ये हो जाएगा 1/-2, ये हो गया। अब इसका जो है आप क्या कर सकते हैं, देखिए क्या कर सकते हैं, जो ए इनवर्स मिलेगा 2 2 जा 4, माइनस का 2 हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव कैंसल आउट, 2 से 2 भी खत्म, 1 हो जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव कैंसल आउट, 3/2 हो जाएगा। और यहाँ पे आएंगे 1/2,
तो इसको -1/2 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपने इसको सिंपल मेथड से कर दिया। हमने आपको बताने की कोशिश करी है और बताते टाइम जो है हमने 3 स्टेप सिर्फ लिखा है। क्या है? स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकेंड और स्टेप थर्ड। और आपकी मर्जी है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आप एक ही स्टेप के अंदर इसका आंसर बता सकते हैं। हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए 3 स्टेप किया, और यदि हम इटसेल्फ से करते तो एक ही स्टेप, यहीं से हमें पता चल जाता कि इसका आंसर क्या रहने वाला, क्योंकि हमें ऑप्शन भी तो गिवन होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ऑप्शन भी तो हमें गिवन होंगे। हम जो है इस तरीके से करेंगे और फटाक से हम अपना आंसर देखेंगे, फटाफट अपना आंसर देखते हुए बता देंगे कि कौन सा आंसर हमारा ट्रू रहने वाला है। कि जब हमारी 2x2 कोटि की आव्यूह होगा तो उसका जो इन्वर्स है वो इस मेथड से हम जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू इस मेथड। इस मेथड से करेंगे तो हमको कम से कम 10 मिनट लग जाएगा, और इसको करेंगे तो नियरली आपको 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा, आप इन्वर्स फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है, तो ये रहा आपके इन्वर्स निकालने की विधि, और इसकी हेल्प से आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस ध्यान ये रखना है कि जब 2x2 की होगी तभी ये चीज़ें वैलिड है, यदि 2x2 की नहीं है तो ये रिजल्ट आपका वैलिड नहीं है। स्पेशली फॉर 2x2 कोटि की आव्यूह के लिए है। ठीक है, और यहाँ पे जो है यदि आपका ए का इन्वर्स क्या है? सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मतलब सममित है, तो उसका जो इन्वर्स है, यदि आपका ए जो मैट्रिक्स है वो सममित है तो उसका जो इन्वर्स होगा वो भी क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो ये जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लीजिए, ए आपका सममित है मतलब सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है तो उसका जो इन्वर्स होगा वो भी आपका क्या होगा? वो भी आपका सिमेट्रिक ही होगा। ठीक है, ए आपका सममित है तो उसका इन्वर्स भी आपका सममित आव्यूह बनेगा। ओके, ओके, अब जो है क्या करते हैं, इसको कर देते हैं रफ। इन्वर्स की प्रॉपर्टी आपने कंप्लीट स्टडी कर ली है। अब आ जाइए क्वेश्चन को करते हैं। क्या है? किसी भी क्वेश्चन का यदि आपको इन्वर्स निकालना होगा या फिर कोई प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होगा तो उसको यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैट्रिक्स आपको ए दे रखी है, बी दे रखी है, और एम इज इक्वल टू आपको ए इंटू बी की प्रोडक्ट बता दी गई है। तो यहाँ पे आपको एम का इन्वर्स निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन ये कहता है कि यदि a इज इक्वल टू 0 -1 2 2 -2 0 एंड b इज इक्वल टू 0 1 1 0 1 1 तथा m इज इक्वल टू ए बी हो तो m इनवर्स आप ज्ञात कीजिए। ठीक है, m की इनवर्स की वैल्यू बतानी है। ऑप्शन ए ये है, b ये है, c ये है, आपका d ये है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन को देखते के साथ पहले इसकी कोटि लिखिए, कितने कोटि का ये आव्यूह है, कितने कोटि की ये मैट्रिक्स है। तो इसके पास रो कितनी है? 2 रो है। कॉलम कितने हैं? 3 कॉलम है। तो इसका जो कोटि है वो 2x3 है। इसके पास नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 1 2 3। कॉलम कितने हैं? 2। तो ये आपकी जो है 3x2 की है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बता दिया जाता है कि m इज इक्वल टू आपका a इंटू बी है, तो ए की वैल्यू रखिए। मतलब पहले आप एम मैट्रिक्स तो फाइंड आउट कीजिए। जब आप एम मैट्रिक्स को फाइंड आउट करेंगे तभी तो आप उसके इन्वर्स की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे पहले वो काम कीजिए। एम इज इक्वल टू ए इंटू बी लिखा गया है तो ए की वैल्यू रखिए और बी की वैल्यू रख दीजिए। 0 -1 2 2 -2 और ये 0 है। ठीक है, बी की वैल्यू क्या है? 0 1 1 0 1 1। अब यहाँ पे हमें करना है प्रोडक्ट, तो इसका प्रोडक्ट क्या करेंगे? इसके साथ करेंगे। मतलब 0 इंटू 0 प्लस -1 इंटू 1, पहली रो को पहले कॉलम से इसके मल्टीप्लाई। ठीक है, प्लस 2 इंटू 1 क्या आएगा? ये 0 -1 प्लस का 2, 2 -1 वैल्यू आएगी प्लस का 1। ठीक है, इसके पहली रो का मल्टीप्लाई इसके सेकेंड कॉलम में करना है। तो 0 इंटू 1 -1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, 2 1 जा 2। ठीक है, अब इसके सेकेंड रो को लेंगे, इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू 0 प्लस -2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, ये आपका हो जाएगा -2। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं 2 1, इसके फर्स्ट
सेकेंड कॉलम की जो मल्टीप्लाई है कहाँ पे करनी है, इसके सेकेंड रो से करनी है, इसके सेकेंड रो की मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम से करनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 × 1 माइनस 2 × 0 प्लस 0 × 1, ये भी 0 ये भी 0, 2 1 जा 2, ये आपको मिल गया 2। ये आपकी जो है मिल चुकी है, क्या मिल चुकी है, 2 × 2 की। और 2 × 2 की जो मैट्रिक्स है, जो अवयव होता है, उसके लिए हमने आपको जो है ट्रिक बताई है, टेक्निक बताई है, जिसकी हेल्प से आप आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं और इनवर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा। पहले तो इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, m की जो वैल्यू है ये आपने निकाला और आपको क्या मिल चुका है, ये आपको मिल चुका है 1 2 माइनस 2 और 2, और ये आपकी 2 × 2 की है। दैट मीन्स जो अभी आपने रिजल्ट सीखा है वो यहाँ पे एप्लीकेबल है, वैलिड है, उसका आप यूज यहाँ पे कर सकते हैं, उसका आप यहाँ पे वैल्यू जो है इनवर्स की निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, m का डिटर्मिनेंट यदि हम निकालें तो ये हो जाएगा 1 2 माइनस 2 और 2, ये आपका हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, ये आपका हो जाएगा 6। दिस इंटू दिस, माइनस के साथ दिस इंटू दिस, और ये माइनस ऑलरेडी है, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 4 और 4 2 हो जाएगा 6। इसका डिटर्मिनेंट 6 आ रहा है और डिटर्मिनेंट 6 है, इसका मतलब ये 0 तो नहीं है। 0 नहीं है तो इसका इनवर्स हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू हम बता सकते हैं, इसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है a नहीं है, क्या है, m का इनवर्स है। क्या है, m का इनवर्स है, m का इनवर्स है, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम निकालेंगे और देखेंगे कि क्या आएगा इनमें से आंसर। अब यहाँ पे इसके इनवर्स की यदि हम बात करें तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट होता है 1/6, और यहाँ पे इसका जो है क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए इसको आपस में इंटरचेंज, माइनस से मल्टीप्लाई, ये माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक, और ये बाई 6 में सबसे मल्टी डिवाइड कर दीजिए, बाई का 6 बाई का 6 बाई का 6, और ये फाइनली क्या मिलेगा, 2 बाई में 6 है नहीं, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 3 जा 6, 1/3 माइनस 1/3 1/3 और 1/6। कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर गया, आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड। बाई में 3 तो सब में है, बट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, तो क्लियरली आपको पता चल चुका है कि जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ये आपका ट्रू ऑप्शन है, और बाकी जो ए है, सी है और डी है ये आपका रॉन्ग ऑप्शन है। पहला मेथड तो निकालने का ये रहा। दूसरा मेथड आपका कॉम्प्लिकेटेड है, वहाँ से जितना हो सके आप वहाँ से बचिए। यदि 3 × 3 की है तब तो आपको निकालना ही पड़ेगा। क्या है, तब तो आपको निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे निकालेंगे आप। अदरवाइज दूसरी जो टेक्निक है m के इनवर्स को देखने का कि इन ऑप्शंस में से कौन सा सही है, तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, पर उसको आपको बताएं या फिर ना बताएं, चलिए बता देते हैं। देखिए, जो यहाँ पे m होगा और जो m का इनवर्स होगा, जब इसकी आप प्रोडक्ट करेंगे तो आपको आइडेंटिटी मिलना चाहिए। क्या है, आइडेंटिटी मिलना चाहिए, जैसा कि आपने इनवर्स की प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट में देखा है। तो यहाँ पे m आपको ये मिल चुका, और m के इनवर्स इनमें से कोई एक होगा, तो आपको बारी बारी से ऑप्शन चेक करना होगा कि किसकी हम जो है प्रोडक्ट कर रहे हैं कि ये आइडेंटिटी राइट साइड हमें मिल जाए, और जिसके कारण से यहाँ पे आइडेंटिटी राइट साइड में मिलेगा वही आपका इनवर्स की वैल्यू दे देगा, और वही इनवर्स की वैल्यू देगा तो वही ऑप्शन हमारा सही भी हो जाएगा, क्योंकि हमसे m इनवर्स की वैल्यू पूछ रहा है। आपकी मर्जी है, इसकी मल्टीप्लाई यदि आप इसके साथ करेंगे तो पक्का श्योर है कि वो आपको आइडेंटिटी मिलेगी। कहाँ की, 2 × 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी, जो कि ये मिलेगी 1 0 0 और 1, ऑप्शन बी से मिलेगी। ठीक है, अदरवाइज ये यदि आप इस तरीके से करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 2 × 2 की है तब तो आप इजी वे में इस तरीके से ही निकालिए। यदि 3 × 3 की है तब के लिए हम बता रहे हैं m × m का इनवर्स करने पे आइडेंटिटी मिलना चाहिए, m की और m इनवर्स की मल्टीप्लाई। m इनवर्स आपको इनमें से कोई दिया रहेगा, और जो दिया रहेगा बारी बारी से पहले ऑप्शन नंबर ए पे जाएंगे, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए पे देखेंगे कि ये आइडेंटिटी मिल रहा है 2 × 2 की, नहीं मिलेगा तो ऑप्शन नंबर बी पे आएंगे। यहाँ पे यदि आइडेंटिटी मिल गया तो ये हमारा m इनवर्स की वैल्यू हो जाएगा। 2 × 2 की है तो ठीक है, 3 × 3 के लिए ये मेथड यूज करेंगे आप। ठीक है, बाकी तो हम बताएंगे ही क्या करना है।
ये क्वेश्चन आपका हुआ अच्छे से, ठीक है। ऑप्शन बी आपका क्या हो चुका, ट्रू हो चुका है। आइए इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसको हम रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये आपका है क्वेश्चन, कहता है यदि ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स प्लस सी इनवर्स इज इक्वल टू 0 इस प्रकार है कि यदि ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स प्लस सी इनवर्स इज इक्वल टू 0 इस प्रकार है कि किस तरीके से यहाँ पे कंडीशन डाली गई है। कंडीशन जो डालने का मेथड है वो क्या है, वो इस तरीके से है 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी, और इसके जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो लैम्डा के इक्वल है, इक्वल्स टू लैम्डा है। तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए, दैट मीन्स लैम्डा इज इक्वल्स टू फाइंड आउट। ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी देखिए। इजी क्वेश्चन है, क्या है, इजी क्वेश्चन है। देखिए कैसे निकलेगा, माइनस ए बी सी 0 और 1। देखिए कैसे, इसकी मीनिंग पहले समझ लीजिए। इसका मतलब ये है 1 अपॉन ए इनवर्स का मतलब 1 बाई ए प्लस बी इनवर्स का मतलब 1 बाई बी प्लस सी इनवर्स का मतलब 1 बाई सी इज इक्वल्स टू 0। जहाँ कहीं पे आपको इसको सिंप्लीफाई करते टाइम 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी दिखेगा तो उसकी वैल्यू आप क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसका देने का यही फंडा है, इसका देने का यही मतलब है, ठीक है। वहाँ पे आते हैं, क्या है, वहाँ पे आते हैं। वहाँ पे आने के लिए हम एक काम कर देते हैं, क्या है, एक काम कर देते हैं, यहाँ पे हम ए बी सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं, और यहाँ पे हम जो है ऐसा भी नहीं करते, डायरेक्ट एक्सपेंशन कर दीजिए, डायरेक्ट प्रसार कर दीजिए R1 के सापेक्ष। तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए कॉमन, तो ये हो जाएगा 1 प्लस बी 1 1 प्लस सी। पहले रो का एलिमेंट है और पहले कॉलम का एलिमेंट, उसके करेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम हो जाएंगे डिलीट, और बचेगा ये -1। रो और कॉलम डिलीट, 1 1 1 1 प्लस सी, प्लस का 1, रो और कॉलम डिलीट, तो ये हो जाएगा 1 1 1 प्लस बी और 1 इज इक्वल्स टू लैम्डा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस ए दिस इंटू दिस, 1 प्लस बी 1 प्लस सी -1 फिर से यहाँ पे भी कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस सी -1 प्लस 1 यहाँ पे ले लीजिए, ये हो जाएगा 1 -1 माइनस बी, ठीक है, इज इक्वल्स टू लैम्डा, ठीक। तो यहाँ पे ये रहा, और यहाँ पे -1 प्लस का 1, तो सिंपली यहाँ पे क्या बच गया है, यहाँ पे सिर्फ आपका सी है। और यहाँ की बात करें तो ये आपका कैंसल आउट, यहाँ पे सिर्फ माइनस का बी है, क्या है, सिर्फ और सिर्फ माइनस का बी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई थोड़ा सा और करेंगे, और करने के बाद हमें आंसर मिल जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस का ए, और यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 1 को लीजिए इन दोनों में मल्टीप्लाई, प्लस बी को लीजिए इन दोनों में फिर से मल्टीप्लाई, तो 1 1 जा 1 प्लस 1 सी जा सी प्लस बी 1 जा बी प्लस बी सी जा बी सी, ठीक। ये हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा -c माइनस बी इज इक्वल्स टू लैम्डा, और ये हो जाएगा आपका 1 से 1 कैंसल आउट, ठीक। फिर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दीजिए, क्या है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा,
सी प्लस बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस ए बी सी माइनस सी माइनस बी इज इक्वल्स टू लैम्डा। और ये माइनस जो सी है ये आपका प्लस सी से कैंसल आउट, ये माइनस बी है ये प्लस बी है, तो ये हो जाएगा कैंसल। और कैंसल होने के बाद इसको भी कर दीजिए रिमूव और ये हो जाएगा लैम्डा के इक्वल। क्या है? लैम्डा के इक्वल। अब क्या कर दीजिए आप, अब जो है आप ए बी सी से डिवाइड कर दीजिए और ए बी सी से मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। सब में ए बी सी से मल्टीप्लाई और ए बी सी से डिवाइड। अब इसको आप क्या करेंगे, हर एक के नीचे अलग अलग रख दीजिए। क्या है? हर एक के नीचे अलग अलग रख दीजिए। तो अलग अलग आप रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए बी सी प्लस ए सी अपॉन ए बी सी प्लस ए बी अपॉन ए बी सी प्लस ए बी सी अपॉन ए बी सी। इस तरीके से आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ये हमने क्यों किया है, क्योंकि हमें जो है इसका यूज मिल जाए। क्या है? ताकि हम इसका यूज कर सकें। इसका यूज हम तभी कर पाएंगे जब हम ए बी सी से मल्टीप्लाई और ए बी सी से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद सबके नीचे अलग अलग कर देंगे। यहाँ पे बी सी से बी सी कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपको वैल्यू दे देगा, क्या देगा, ये जो है हमें दे देगा 1/a और यहाँ पे ए सी आपका कैंसिल आउट होगा, देगा आपका 1/b और यहाँ पे a और b कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा आपका 1/c प्लस ए बी सी ऊपर भी है ए बी सी नीचे भी है, टोटली कैंसिल आउट होगा और वैल्यू दे देगा 1 इज इक्वल्स टू लैम्डा। ये है आपका। और यहाँ पे 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस का लैम्डा इज इक्वल्स टू प्लस का 1 इज इक्वल्स टू लैम्डा। अब यहाँ पे 1/a प्लस 1/c प्लस 1/b की जो वैल्यू है ये आपको दे रखा है कि इसकी वैल्यू 0 है। 0 है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आप क्या रख दीजिए, 0 प्लस का 1। क्या है? 0 में कोई नंबर 1 आप ऐड करते हैं तो आपको आंसर 1 मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1 किसमें, ब्रैकेट के अंदर। तो ए बी सी गुणा है इसके अंदर तो ये हो जाएगा लैम्डा। और इसका मतलब जो है, जो लैम्डा है इसकी वैल्यू क्या है कि ए बी सी को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। हाँ, यदि ऐड होता तब तो इफेक्ट होता, बट यहाँ पे प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई है, तो लैम्डा की वैल्यू ए बी सी हो जाएगी। आपका कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा? आपका ऑप्शन जो सी है ये आपका ट्रू ऑप्शन है और जो ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है ये आपका रॉन्ग ऑप्शन है। कुछ भी नहीं करना था क्वेश्चन के अंदर, फर्स्ट रो के करेस्पॉन्डिंग आपको एक्सपेंशन करनी थी, एक्सपेंशन करने के बाद आपको सिंप्लीफाई करना था, सिंप्लीफाई करने के बाद जो एक मेथड था, जो ट्रिक था, वो ए बी सी से मल्टीप्लाई करने का और ए बी सी से डिवाइड करने का। और ये यदि आपको समझ में आ गया तो आपके लिए क्वेश्चन इजी है और आप सिंपली आंसर बता सकते हैं कि कौन सा आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है, लैम्डा की जो वैल्यू है वो हमें ए बी सी मिलेगी। दैट मीन्स यदि आपको लैम्डा की वैल्यू ना भी बोले, ये जस्ट डिटर्मिनेंट बोल दे, ये कंडीशन सारी डाले और आपसे पूछे कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताइए, तो डिटर्मिनेंट कोई मैट्रिक्स दे दे इसको, ठीक है, और इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपसे पूछ ली जाए तो फिर भी ये आपका जो आंसर है वो ए बी सी ही आएगा। क्वेश्चन के अंदर यदि चेंजिंग कर देता है तो आप उस चेंजिंग को नहीं समझ पाते हो, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो जाती है, बट कोई नहीं, यहाँ पे आपको क्वेश्चन को समझना है फिर करना है, ठीक है। यदि ऐसा है तो आप इस तरीके से करेंगे, यदि आपको कोई मैट्रिक्स उसे बता दिया जाता है तो उसका जो डिटर्मिनेंट है वो आपको फिर भी यही मिलेगा, ए बी सी, ठीक है। और यहाँ पे लैम्डा वैल्यू डाल दिया है तब भी कोई दिक्कत नहीं, हम उसकी वैल्यू बता देंगे। समझ में आ रही है बात? ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन ये है, कहता है यदि समीकरण डिटर्मिनेंट है और डिटर्मिनेंट से हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन बना सकते हैं, समीकरण बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कहता है x4 5 7x 7 और जो तीसरी रो में यहाँ पे डाला गया है
वो 58x इज इक्वल टू 0। ठीक है, यदि समीकरण दिस इज इक्वल टू 0 हो तो सॉरी इज इक्वल टू 0 के मूल 5 और 7 है और तीसरा मूल ज्ञात करना है। फाइव 7 है तो तीसरा मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मूल मतलब रूट्स निकालिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो है R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे। प्रसार करने के लिए यहाँ पे x हो जाएगा। देखिए डायरेक्ट करने वाले हैं, करेस्पॉन्डिंग रो कॉलम डिलीट, एक्स स्क्वायर माइनस 7 8 जा 56 माइनस 4, रो और कॉलम डिलीट 7x माइनस 35, 7 5 जा प्लस का 5, रो और कॉलम डिलीट 56 माइनस 5x इज इक्वल टू 0। ठीक, क्या है, 0 है। और ये आपको क्या मिलेगा, ये है x की पावर 3 माइनस 56 इसको भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो है एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम के अंदर इतना टाइम आपको नहीं मिलेगा। ऑप्शन पहले देख लीजिए, ऑप्शन आपको मिलने वाला नहीं है। सॉरी, ऑप्शन तो मिलेगा बट टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 ही घंटे के अंदर आपको करना है। सॉरी, 2.5 घंटे आपको मिलेंगे। ठीक है, ऑप्शन में है -12 9 13 14। ट्रिक और टेक्निक सीखिए, ट्रिक और टेक्निक सीखिए। ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू सम ऑफ आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू मीन्स रूट। ठीक है, मूल, जो मूल होंगी उनका जो सम होगा, मूलों का सम। ट्रेस क्या है, ये चलिए लिख देते हैं, मूलों का सम, मूलों का जोड़। ठीक, और जो डिटर्मिनेंट होता है DET ऑफ ए, ये मूलों का गुणनफल होता है। ठीक, 2 बातें आप सीख गए और इसी ट्रिक और टेक्निक से हम करेंगे क्वेश्चन को सोल्व। ट्रेस जो है मूलों का जोड़ है और डिटर्मिनेंट मूलों का गुणनफल है। ठीक, अब 5 और 7 इसके 2 मूल दिए गए हैं। ट्रेस आपका क्या है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। क्या है, जो विकर्ण के एलिमेंट है, विकर्ण के एलिमेंट का, विकर्ण के अवयवों का जोड़। ये क्या है आपका ट्रेस, विकर्ण के अवयवों का जोड़। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया। अब विकर्ण के अवयव को जोड़ लीजिए। ये क्या है, x प्लस एक्स प्लस एक्स। अभी इसका ही यूज हमें करना है, ये तो हमने आपको ऐसे ही बता दिया, इसका आपको यूज करना भी नहीं है। ठीक है, x प्लस एक्स प्लस एक्स, ट्रेस जोड़ लिया। ठीक है, विकर्ण के अवयव को जोड़ने के बाद यहाँ पे ये आपका जो है 5 है, 7 है और तीसरा बताना है। क्या है, तीसरा बताना है। तो ये आपका हो जाएगा 5 प्लस 7 प्लस, इसको मान लीजिए कि जो इसका तीसरा है वो मान लीजिए कि अल्फा है। क्या है,
जो तीसरा है उसको मान दीजिए कि अल्फ़ा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू, ये आपका जो है 12 प्लस अल्फ़ा हो जाएगा। क्या है? 12 प्लस अल्फ़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे x की वैल्यू आपको मिल चुकी है। क्या है? मिल चुकी है 12 प्लस अल्फ़ा होल अपॉन 3। ठीक, x की वैल्यू ये है। अब देखिए, एक बार कहता है कि इसके जो मूल है वो 5 है, 5 इसका मूल है, तो x इज इक्वल टू 5 इसको सेटिस्फाई भी तो होना चाहिए। क्या है? x इज इक्वल टू 5 रखने से इसकी जो वैल्यू है वो तो सेटिस्फाई भी तो होनी चाहिए। और जब सेटिस्फाई हो गई तो यहाँ पे 5 5 5 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और 5 5 5 15 रख करके निकाल दीजिए। 5 प्लस 5 प्लस 5 15, और ये 3 से मल्टीप्लाई भी है तो 45। ये हो जाएगा -12 इज इक्वल टू अल्फ़ा। 5 माइनस 2 आपको मिलेगा 3, और ये आपका हो जाएगा 4 माइनस 1, ये आपको जो है 3। ऐसे आपका काम नहीं चलेगा। क्या है? ऐसे आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें आपको x दे रखा है। क्या है? x दे रखा है। ठीक है, यहाँ से आपकी बात नहीं बनेगी, ये आप यूज नहीं कर सकते। तब क्या करेंगे? चलिए, इसको रफ ही करना पड़ेगा, और आपको जो है ज़्यादा डिटेल में लेके चलेंगे तो आप पजल हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, और हम आपको परेशान करना नहीं चाहते। ठीक है, आपकी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करते हैं कि मूल 5 और 7 है तो तीसरा मूल बताना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो है, चलिए एक्सपेंशन कर दीजिए फिर से वही x² -56 -4 7x -35 + 5 56 -5x इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा x की पावर 3 -56x -28x प्लस 140 प्लस 5 6 जा 30 280 -25x इज इक्वल टू 0। क्या है? ये है। और यहाँ पे पावर 3, क्या है? पावर 3, यहीं पे सिर्फ x मिला हुआ है, ये है, फिर कैंसल आउट। चलिए ठीक है, ये होगा x की पावर 3 -56x। क्या है? 56x 28 और 25। चलिए ऐड कर लेते हैं 56 28 और 25, तो ये हो जाएगा 8 6 14 5 4 9 1 10 109 x है। ठीक है, प्लस 0 12 2 1 3 1 4 4 2 0 इज इक्वल टू 0। अब कहता है कि इसका जो एक रूट है वो तो 5 है, और यदि 5 है तो इसको करना चाहिए सेटिस्फाई। क्या है? 5 है तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो ये हो जाएगा 125 माइनस, ये हो जाएगा 5 9 जा 45 5 1 जा 5, ये 4 2 0, ये हो गया
5 2 2 4 4 1 5, ठीक है। रूट है, क्या है, रूट है। और 7 जो है देख लीजिए कि 7 इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं। चलिए इसको एक काम करते हैं, 5 से इसको डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। क्या है, डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे जो है पावर 3 हो चुकी, तो यहाँ पे यदि आपका गुणनखंड नहीं हो पाता तो आप जो है एक पावरफुल मेथड है सिंथेटिक डिवीजन मेथड, उसका आप यूज कर सकते हैं और क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। लेंदी प्रोसेस है बट आपका आंसर जरूर आएगा। सिंथेटिक डिवीजन मेथड, ये नाम याद रख लीजिए, सिंथेटिक डिवीजन मेथड। और यहाँ पे जो है आपको क्या करना होगा, x की पावर 3 का कोफिशिएंट, x का स्क्वायर का तो 0 है, यहाँ पे -109 x का गुणांक, और ये आपका जो है कांस्टेंट का गुणांक। यहाँ पे स्टार्टिंग आपको 0 से करनी होती है, ये 1 + 0 आपका 1 है। अब जो है 5 1 से मल्टीप्लाई, ये प्रोसेस आपका सब में होगा। 0 यहाँ पे लिखना होगा, इसको ऐड करके यहाँ पे लिखना होगा। अब मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, 5 1 जा 5 यहाँ पे लिखना है, जोड़ना है 5 हो जाएगा, 5 5 जा 25 यहाँ पे लिखना है, ऐड करके यहाँ पे लिखना है। तो ये हो जाएगा, माइनस है ये प्लस का है, तो 9 - 5 आपका हो जाएगा 4। और नेगेटिव बड़ा जो है वो नेगेटिव के साइन के साथ है, तो नेगेटिव साइन में भी आपका आंसर भी आने वाला है। 9 - 5 4, 10 में से 2 जाएगा आपका जो है 8 हो जाएगा, 84 माइनस का है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 4 जा 20 और ये हो जाएगा, और ये माइनस के साथ रहेगा क्योंकि माइनस यहाँ पे है ना, -5 4 जा 20 और 5 8 जा 40 प्लस का 2 4 2 0, ये हो गया कैंसल आउट। अब इसको आप कैसे लिखेंगे, ट्रिक देखिए, ट्रिक ही समझना इम्पोर्टेंट है। और आपको ये लग रहा होगा कि मैम आप ये सब चीज़ें कैसे कर रही हैं, प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा आप भी करेंगे सारी चीज़ें आपसे भी होने लगेंगी। x माइनस का 5 यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 5 से सब चीज़ें हो रही हैं, x - 5 लिखिए और यहाँ पे x की पावर 2 से चलाइए, x की पावर 2 प्लस का 5x, और ये जो है आपका कांस्टेंट टर्म रहेगा माइनस का 84 = 0। अब एक रूट और दे रखा है कि 7 भी इसका रूट है, तो इसको जो है 7 भी करेगा सेटिस्फाई। तो यहाँ पे अब की बार क्या कर देंगे, 7 कर देंगे। और 7 करने के बाद यहाँ पे देखिए क्या लिखना है, यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट का यहाँ पे 84, ये हो जाएगा। और यहाँ पे 1 + 0, यहाँ पे 1 होगा, 7 1 जा 7, तो ये हो जाएगा 12 12 से 1 जा 84, ये हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल होके 0 हो जाएगा। और यहाँ पे इसका जो रूट है वो देखिए क्या आएगा, एक तो यहाँ पे x माइनस का 5, यहाँ पे प्लस का है, तो यहाँ पे पोलिनोमियल लिखते टाइम माइनस का लिखेंगे। और यहाँ पे जो है क्या है, ये आपका x प्लस का 12 है = 0, ये आ गई आपकी। और इसके जो रूट हैं, जो ये डिटर्मिनेंट है, इसका जो रूट है, एक तो है 5, एक है 7, और x प्लस का 12 = 0, x = -12। और तीसरा जो रूट है इसका -12 है, और -12 है तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, आपका जो ऑप्शन ए है ये आपका ट्रू ऑप्शन है, जो बी ऑप्शन है सी ऑप्शन है, और जो डी ऑप्शन है ये आपका रॉन्ग ऑप्शन है। आप क्या करेंगे, यदि आप जो है क्या करते हैं, आपकी मर्जी है, क्या है, आपकी मर्जी है, आप जो है बारी बारी से चेक भी कर सकते हैं कि कौन सा आंसर सही है। यदि इसको आप रखते तो ये सेटिस्फाई करता, 9 रखते सेटिस्फाई नहीं करता, 14 आपने x की वैल्यू रखते तो 14 भी आपका सेटिस्फाई नहीं होता, सिमिलरली 13 आप रखते तो आपका सेटिस्फाई नहीं होता। यहाँ से आप आंसर को देखने के साथ आपको जो है -12 को 3 टाइम मल्टीप्लाई, माइनस के साथ 109 में -12 से मल्टीप्लाई, फिर प्लस का 420 आप कर दे तो ऐड करके देखते तो आपको 0 मिलता। बट फिलहाल के लिए आपको जो है यदि वैसा नहीं करना है ऑप्शन से, तो आप सिंथेटिक डिवीज़न मेथड का यूज करेंगे। और सिंथेटिक डिवीज़न मेथड का यूज करते हुए आप 3 डिग्री की पोलिनोमियल हो, 4 डिग्री की पोलिनोमियल हो, किसी भी डिग्री की पोलिनोमियल हो, सबका रूट आप निकाल सकते हैं। ये आपका पावरफुल मेथड है सिंथेटिक डिवीज़न मेथड, ठीक है। ये चीज़ें आपको छोटी क्लास में जो है नहीं सिखाई जाती, बट ये हायर क्लास के अंदर यूज होती है मैक्सिमम टाइम। कोई भी 2 द्विघात समीकरण के रूट निकाल लो, फटाक से निकालेंगे सिंथेटिक डिवीजन मेथड से। बट आपको क्या है, वही श्रीधराचार्य वगैरह का सूत्र बता दिया जाता है उसका फैक्टर करने के लिए, ये चीज़ें बताई नहीं जाती है, ठीक है। ये है आपका, और इसको आपको समझ में नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है,
ऑप्शन से कर दीजिए, ऑप्शन आपका सेटिस्फाई होगा। ठीक, और बाकी तो जो है जो सिंथेटिक डिवीज़न मेथड है इसको हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। किसी न किसी क्वेश्चन में उसका यूज हो ही जाएगा। और बाकी तो हमें नहीं लगता सिंथेटिक डिवीज़न मेथड आपके लिए टफ होगा। ओके, आइए अब हम जो है टॉपिक चेंज करते हैं। टॉपिक चेंज करने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है रैखिक समीकरण निकाय का हल कैसे निकालना होता है। क्या है रैखिक समीकरण निकाय का हल। दूसरे लेक्चर में हम सारणी को फिनिश करने वाले हैं इसी लेक्चर के अंदर। ठीक है, रैखिक समीकरण निकाय का हल मतलब लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन जो है दैट मीन्स मान लीजिए कि कोई ये लिखा हुआ है a11x1 a12x2 प्लस a13x3 इज इक्वल्स टू राइट साइड में b1 दे दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से इक्वेशन दे रखी है, मतलब रैखिक समीकरण है। कहीं पे घात 2 है x की, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लीनियर चल रही है। सिमिलरली a21x1 प्लस a22x2 प्लस a23x3 इज इक्वल्स टू यहाँ पे b2। इस तरीके से आपको 3 इक्वेशन दे रखेगी और तीनों इक्वेशन की हेल्प से आपको इसका हल बताना है कि इसका अद्वितीय हल होगा या फिर इसके पास जो है एक से ज़्यादा सलूशन होंगे या फिर जो है इसके पास जो है कोई सलूशन ही नहीं होगा। 3 ही केस आपसे मैक्सिमम यहाँ पे पूछे जाएंगे। यदि आप हायर क्लास के अंदर होते तो आपको डिटेल में पूछी जाती है, बट यहाँ पे 3 ही चीज़ आपसे पूछी जाने वाली है। वो क्या है बताएंगे, क्या क्या पूछी जाएंगी। a31x1 प्लस a32x2 प्लस a33x3 इज इक्वल्स टू v3। ठीक है, इसको हम जो है क्या कर लेते हैं, इस तरीके से हमारी प्रैक्टिस नहीं है। इस तरीके से हमारी प्रैक्टिस नहीं है तो हमारी प्रैक्टिस किस तरीके से है, हमारी जो प्रैक्टिस है वो मैट्रिक्स के अंदर है, अवयव के अंदर है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, a इंटू एक्स इज इक्वल्स टू बी के फॉर्म में लिख देते हैं। a एक्स इज इक्वल्स टू बी के फॉर्म में लिखेंगे और a जो है वो क्या होगा, x1 x2 x3 का कोफिशिएंट होगा। फिर यहाँ पे दूसरी रो का जो यहाँ पे दूसरी रो बनेगी वो x1 x2 x3 के कोफिशिएंट से। फिर तीसरी रो आपके इस तीसरे वाले जो है इक्वेशन के x1 x2 x3 के कोफिशिएंट से बनाई जाएगी और जो राइट साइड में भी है वो b1 b2 b3 से बनाया जाएगा और x जो है वो x1 x2 x3 से लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपका a11 a12 a13 a21 a22 एंड a23 है। सिमिलरली a31 a32 a33 है। ठीक है, और यहाँ पे जो है हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे हमें प्रॉब्लम हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब हम इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे तो ये पहले इक्वेशन हमें बन के दिखनी चाहिए। क्या है, बन के भी दिखनी चाहिए। यदि ऐसा है तो हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे तो हम इसको लिखें या फिर हम जो है मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दें, ये 3 इक्वेशन लिखें या फिर हम ये लिखें और जो हमारी प्रैक्टिस है इसके अंदर ज़्यादा है तो हम इसको इसके फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, बदल लेंगे और बदलने के बाद ये हमारा जो फॉर्म है वो इस तरीके से आएगा और यहाँ पे जो x1 x2 x3 की वैल्यू होगी ये हमारा जो है समीकरण का हल होगा। क्या है, x1 x2 x3 की जो वैल्यू होगी ये हमारा समीकरण का हल होगा। और यदि आपको जो है यहाँ पे आपने देखा ये बनाई और ये बनाने के बाद यदि आपने a का डिटर्मिनेंट निकाला, क्या है, यदि आपने a का डिटर्मिनेंट निकाला और a का जो डिटर्मिनेंट है ये आपका 0 आ जाता है। क्या, यदि आपका 0 आ जाता है तो यहाँ पे आपको जो है नो सलूशन भी हो सकता है और यहाँ पे आपका इनफाइनाइट सलूशन भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे भी जो है आपके 2 केस अराइव होंगे। पहला तो ये होगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है नॉट इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे जो ये समीकरण होगा रैखिक समीकरण का अद्वितीय हल होगा, मतलब यूनिक सलूशन आएगा, एक से ज़्यादा सलूशन नहीं होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो यदि यहाँ पे जो है इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाए,
डिटर्मिनेंट इसका जो है 0 हो जाएगा। तो इसके पास दो पॉसिबिलिटी होंगी, दो केस अराइव होंगे, दो यहाँ पे जो है चांस हो जाएंगे। पहला तो ये कि इसके पास जो है अनंत हल हो जाएं, क्या इसके पास अनंत हल हो जाएं, या तो इसके पास जो है कोई भी हल ना हो, कोई हल ना हो। ठीक है, दो बातें हो जाती हैं। ठीक, डिटर्मिनेंट यदि इसका 0 आएगा तो इसके पास या तो अनंत हल होगा या तो कोई भी हल नहीं मिलेगा, और डिटर्मिनेंट यदि इसका नॉन 0 आएगा तो इसके पास अद्वितीय हल होंगे जो कि यहाँ पे मिलेगा। अद्वितीय हल मतलब यूनिक सलूशन होगा, और अनंत हल मतलब एक से भी ज़्यादा जो है इसके पास सलूशन हो जाएंगे। ठीक है, ये बातें हैं आपका। तो यहाँ पे जो है इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है क्वेश्चन एक देख लीजिए, और क्वेश्चन आपका क्या है देखिए। और यही क्वेश्चन करने के बाद ये जो टॉपिक है हमारा सारणी का डिटर्मिनेंट का, ये हमारा फिनिश हो जाएगा कंप्लीटली। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए क्या है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन ये कहता है समीकरण निकाय x + y + z = 8, x - y + 2z = 6 तथा 3x + 5y - 7z = 14 का ऑप्शन फर्स्ट अद्वितीय हल होगा, ऑप्शन सेकंड अनंत हल होंगे, ऑप्शन सी कोई हल नहीं होगा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी ऑप्शन ट्रू नहीं है। ठीक है, अब अद्वितीय हल यदि होगा तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमें दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमें डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। और डिटर्मिनेंट मतलब ये है कि इसके फर्स्ट रो के एलिमेंट को लिखना है एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को, मतलब 1 1 1। यहाँ पे आएंगे इसकी सेकेंड रो बनाएंगे एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से 1 - 1 और 2। आगे पीछे नहीं करेंगे, पहले एक्स का कोफिशिएंट फिर वाई का फिर जेड का करेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे आ जाते हैं, ये आपका हो जाएगा 3 5 - 7। ठीक है, डिटर्मिनेंट हमें हो चुका है, मैट्रिक्स हमारी बन के तैयार हो चुकी है। बस हमें क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। और डिटर्मिनेंट निकालना आपको पता है 3 × 3 की जब मैट्रिक्स आपकी है तब। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 कॉमन, करेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम डिलीट हो जाएंगे। 7 - 5 2 10 माइनस का 1, रो और कॉलम डिलीट -7 - 6 + 1, करेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम डिलीट 5 1 जा 5 माइनस प्लस का 3, और इसकी जो वैल्यू होगी 7 - 10 माइनस का 3, और ये हो जाएगा -6 6 12 1 13, और ये माइनस प्लस का 13 + 5 3 8 8 1 जा 8। ठीक, और ये 13 माइनस का 3, तो ये हो जाएगा आपका 10 + का 8 = 18। क्लियरली इसका जो डिटर्मिनेंट है वो हमारा 0 नहीं है, 0 नहीं है, तो इसका जो हल होगा वो क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। कोई दिक्कत नहीं है, हमारा ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो चुका है। जब ए ट्रू हो चुका है तो डी को क्या होना होगा, रॉन्ग होना होगा, क्योंकि ए बी सी में से यदि तीनों नहीं होते तब तो हम ऑप्शन डी को पिक करते, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने ऑप्शन ए को पिक कर दिया है। अद्वितीय हल हमें मिल रहा है क्योंकि इसका जो हमने मैट्रिक्स बनाया है एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से, जो कि ये रहा, और ये होने के बाद जस्ट इसका हमने डिटर्मिनेंट निकाला, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। तो हमें पता है कि जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा तो इस जो है रैखिक समीकरण का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा तो हमारा ऑप्शन ए ट्रू हो चुका है, बी सी डी हमारे रॉन्ग ऑप्शन होंगे। इसी के साथ जो हमारा सारणिक का टॉपिक है ये फिनिश होता है। ओके, थैंक यू।